एक बार आपका फिर से बहुत तेजी से स्वागत है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी आपके सोर्सेस ऑफ फंड हैं उनका क्या प्रोपोर्शन होगा, यानी जो आपकी 100% की कैपिटल है उस कैपिटल में से कितना ओनर्स फंड होगा और कितना बोरोव्ड फंड होगा, कितना आप उधारी लोगे और कितना आप खुद का पैसा लगा दोगे, यानी शेयर्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस। क्वांटम ऑफ फंड, कितनी क्वांटिटी आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेस से होगी, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जैसा। इट डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। किस सोर्स से कितना पैसा लोगे और हर सोर्स की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। यानी यदि आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू करने का प्रोसेस होता है बेटा, पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, एमसीए को अप्लाई करना पड़ता है, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, उसका कुछ फीस होता है, सेबी में लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग का कुछ फीस होता है ना। प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने के कुछ चार्जेस होते हैं, बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है ना। और जो हायर करने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर और अंडर राइटर्स, जो मैंने शेयर्स में, जिन्होंने शेयर्स नाम का चैप्टर पढ़ा उनको बताया होगा मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है। अंडर राइटर और ब्रोकर तुम लोग समझते हो अच्छे से, कुछ नहीं समझते तो प्रॉपर्टी ब्रोकर तो समझते ही हो, और जो काम प्रॉपर्टी ब्रोकर का होता है वही काम शेयर ब्रोकर का भी होता है। प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने या किराए का काम करता है, शेयर का जो ब्रोकर होता है वो शेयर को खरीदने बेचने का काम करता है, सिंपल सा फंडा है। अंडर राइटर भी एक तरह से ब्रोकर होता है, लेकिन अंडर राइटर और ब्रोकर में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि अंडर राइटर इस बात की गारंटी लेता है कि शेयर ये बिक ही जाएंगे और नहीं बिकेंगे तो हम खुद खरीद लेंगे, बराबर है, आप तो इशू लेके आओ। तो ऐसे उनके कमीशन के खर्चे, डायरेक्टर, प्रोमोटर, इनकी सैलरी, ऐसे करके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम आगे भी पढ़ेंगे, डन। उसके बाद आपको इसमें डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, बोरोव्ड फंड में आपको लोन का प्रोसेसिंग फीस क्या होगा, उसके बाद इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा, ये उसकी कॉस्ट है, और इनको हमें ध्यान में रख करके ही डिसीजन लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोरोव्ड फंड नॉर्मली रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि उनमें फिक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, यदि नहीं चुकाओगे तो आप डिफॉल्टर में आ जाओगे, और डिफॉल्टर में आओगे तो आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी कंपनी को हो सकता है बंद करना पड़े, और जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं बेच करके आपको उधारी चुकानी पड़ जाए, तो इसलिए ये नॉर्मली रिस्की माना जाता है। अच्छा, रिस्की ओनर्स फंड थोड़ा सा कम रिस्की होता है, क्यों? डिविडेंड नहीं भी दोगे तो कई बार जो शेयर होल्डर होता है ये सोचता है कोई बात नहीं यार, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है कंपनी अगले साल कमाएगी तो ज्यादा रेट से डिविडेंड दे देगी, है ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक संतोषजनक स्थिति में भी वो लोग चले जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है कि कंपनी ये सोचती है कई बार कि दादा यदि हम पेमेंट में फेल हो गए तो क्या होगा, हम पर एक्शन लिए जाएंगे, हम हो सकता है कि हमारा कुछ दुकानदारी का जो शटर है वो डाउन भी करना पड़े। फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच सोर्स। फाइनेंशियल डिसीजन में जो एनालिसिस होती है वो इसी बात की होती है कि जो भी हमारा डिसीजन है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ फंड है उसका कॉस्ट क्या होगा, और हर उसमें रिस्क कितनी एसोसिएटेड है, यानी जुड़ी हुई रिस्क कितनी है उस सोर्स की। Borrowed funds are considered the cheapest source of finance, as interest paid is a deductible expense for computation of tax liability. देखो बेटा, जो लोन लिया जाता है उसमें जो लोन पर इंटरेस्ट चुकाया जाता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाता है, और उसको टैक्स में कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देता है, तो इसलिए बोरोव्ड फंड को थोड़ा सा चीपेस्ट सोर्स माना जाता है, यानी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होता है उस पर जो डिविडेंड दिया जाता है
उस पर कोई सेविंग नहीं होती, बल्कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT अंडर सेक्शन 111 ऑफ इनकम टैक्स के सेक्शन में अपने को उसमें DDT चुकाना पड़ता है, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ता है कंपनियों को। अच्छा, मजे की बात थी ये थी कि टैक्स में ये प्रोविजन था कि जो इंडियन कंपनी से यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड रिसीवर के हैंड में वो टैक्स फ्री होता था, एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा कितना भी डिविडेंड मिला हो। लेकिन उसमें भी अब टैक्सेशन की प्रोसेस आ चुकी है, यानी पहले उस पे कंपनी टैक्स चुका देती थी, अब ऐसा नहीं होता। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था उसकी रेट कम कर दी, और जो शेयर होल्डर है जिसको डिविडेंड रिसीव हुआ है उसके हाथ में भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। एक अमाउंट की एग्जम्पशन है कि उससे बियॉन्ड गया तो आपको टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मतलब एक डिसीजन लेने के लिए कंपनी सिर्फ एक ही लॉ, सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करती, बल्कि साथ में उसके पास बहुत सारे लॉज होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉ होता है, बोनस, ग्रेजुइटी, पेंशन, ये वाला एक्ट फॉलो करना है, लेबर एक्ट फॉलो करना है, टैक्सेशन एक्ट फॉलो करना है। बहुत सारे एक्ट को ध्यान में रख करके ही उसको सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसीलिए यदि कोई बंदा, कंपनी जब क्रिएट होती ना तो उस टाइम पर उसको CS कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसको हर लॉ का नॉलेज होता है। CA और CS का अपॉइंटमेंट कंपनी क्रिएशन के टाइम पे इसीलिए किया जाता है। अच्छा, यदि कोई महिला है, मतलब यदि उसने CS और LLB दोनों एक साथ कर रखा है तो उसका पैकेज नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई होता है। कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि आपने CS और LLB दोनों करके रखा है तो कंपनी क्रिएशन के टाइम पर आपकी वैल्यू आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। और उसमें भी CA, CS और LLB हो तो फिर आप पूछो ही मत, मतलब करोड़ों में पैकेज जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, लिटरली यदि तुम लोग है ना थोड़ा सा इस दुनिया में कदम रखो और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ना शुरू कर दो ना, तो तुम्हारे कैरियर को मतलब 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा यदि जुनून है तो, है ना। अच्छा सर, तो कोई मुझे ये कहे कि सर आपका CA कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक तो हमको डर लगता है, तो बेटा मेरे सिचुएशन कुछ और है और मैं बनाने वालों में से हूँ। यदि तुम्हें मैंने अच्छा पढ़ाया, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी का जागा और तुमने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो गया अपना काम। और तुम्हारे अंदर देखो पोटेंशियल हर इंसान के पास होता है, ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई ठप्पा नहीं ठोका है तुम्हारे में कि नहीं दादा यार तुम कचरा हो या तुम बहुत बढ़िया ज्ञान की दुकान हो, है ना। सबको एक समान बनाया है और सब में पोटेंशियल होता है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती है। कमी होती है तो सिर्फ तुम्हारे जज्बातों की, जो दिल लगाने की। तुम सही जगह यदि हथौड़ा चला दो तो तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से देखना। कॉस्ट और रिस्क। कॉस्ट का मतलब मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि जो भी आप फाइनेंस लोगे, चाहे शेयर इशू करो चाहे डेट लो, डेट लेते हो तो जो उसका इंटरेस्ट है और जो उसको इशू करने का यानी रेस करने का जो एक्सपेंसेस होता है वो उसकी कॉस्ट मानी जाती है। जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू करने की प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस लगते हैं और उसके उसमें जो डिविडेंड कंपनी को बांटना पड़ता है वो उसकी कॉस्ट होती है। ठीक, उसके बाद रिस्क। रिस्क मतलब बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर फिक्स लायबिलिटी की रिस्क। फिक्स लायबिलिटी मतलब जैसे आपका पास डेट है, उधारी है, तो उधारी में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पेमेंट करना ही है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। अच्छा, ये तो डेट के साथ हो गई। तो ओनर्स के साथ क्या है? ओनर्स के साथ ये है बेटा कि यदि आप टाइम टू टाइम डिविडेंड नहीं बांटोगे तो मार्केट में आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी, और यदि गुडविल खत्म होगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप इफेक्ट होगी। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी फ्लोटेशन कॉस्ट refers to the cost involved in issue of securities. For example, underwriting commission, brokerage, stamp duty, listing charges, etc. Firms prefer
सिक्योरिटीज विथ लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। हमेशा कंपनी क्या कोई भी हो यार, चाहे तुम हो, अपने आप पे लगा के सोच लो, सब याद रहेगा। ये पूरा चैप्टर ने याद रखना है तो अपने आप पे लगा लो कि यदि तुम कोई काम करना चाहते हो जहाँ पैसा लग रहा है तो उसकी पहले एनालिसिस करते हो कि यार इसमें कितने पैसे लगेंगे, बहुत महंगा है यार, रेंदो यार। फिर तुम ये सोचते हो इससे बेनिफिट रिटर्न कितना आएगा, फायदे क्या है मेरे लिए, फिर उस हिसाब से तुम एक्सपेंसेस करते हो ना। बस यहाँ भी वही है, कुछ अलग से नया चीज नहीं। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मेरी कमाई कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। नॉर्मली आदमी वहां पैसा लगाना प्रेफर करता है जहां पर कॉस्ट कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, है ना। देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जैसे सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत सारे, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी को बहुत सारे लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर लॉ में जो भी कंडीशंस दी गई हैं, प्रोविजंस हैं, उनके हिसाब से काम करना है। यानी आप एम्प्लॉय रखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखना है। उसकी एज में लेबर लॉ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वेज पेमेंट एक्ट जो लगेगा वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई उनमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय का पेमेंट करना है या इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है उसके लिए, या जो भी एक्सपेंसेस करने हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो फिर आपको समस्या होगी ना। उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन, आपका कंट्रोल कैसा है, यानी फाइनेंस पे आपका कंट्रोल कैसा है। यदि कंट्रोल्ड वे में आप एक्सपेंसेस कर, कुछ लोगों की आदत होती है को डायरी मेंटेन करते हैं और अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। यदि वो एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं ना तो वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल आज नहीं तो कल कर सकते हैं। जब उसकी वो रिवर्स चेकिंग करेंगे कि मैंने इस महीने क्या क्या खर्चा किया है, और तुम्हें भी करना चाहिए, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि जरूरत बहुत कम है, जरूरत के लिए पैसा हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया, हमने सिर्फ दिखावे में खर्चा किया है ना। However, if they do not mind loss of control, the company may go for equity। मतलब देखो अब क्या होता है, कंट्रोल डिसीजन में ये हो गया कि कंपनी, देखो डेट उधार ले लोगे तो आपका जो कंट्रोल है ना कहीं जो आपको जिसने उधार दिया है वो आपकी जिंदगी में बार बार उंगली करता रहेगा कि दादा यार तू पैसे कब देगा यार, तो ये वाला काम मत कर यार। कंपनी की ये लायबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले जो उसके डेट वो होते हैं, वो जो उसको लोन देते हैं, लोन प्रोवाइडर, उनको भी अपनी मीटिंग में बुलाना पड़ता है, वो भी हस्तक्षेप करते हैं। यानी बैंक का एक कर्मचारी हमेशा कंपनियों की निगरानी करता है कि दादा इसको हमने लोन दिया ना तो डिसीजन क्या ले रहा है, इसके इतनी भी मीटिंग होगी वहां पर तुम जाकर के चेक करो। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि कुछ मूवीज हैं, इनको देखो तो तुम्हें ये समझ में आएगा और बीएसटी पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, तो उनको देखना। यदि शेयर इशू करते हो तो कंट्रोल यानी ओनरशिप कंपनी के पास रहेगी, मालिक का पैसा लगाना है, ये कंट्रोल ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कैसा है, यानी मार्केट के अंदर शेयर मार्केट, शेयर बाजार के प्राइजेस कैसे हैं, शेयर बाजार बूम पे है क्या, ओवर प्राइस्ड चल रहा है क्या, यदि ओवर वैल्यूएशन चल रहा है तो अलग समस्या है, और लेस वैल्यूएड चल रहा है तो भी अलग समस्या है, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से मिलेगा आपको, है ना, बराबर। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, यानी कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, फाइनेंस डिसीजन लेते टाइम कॉस्ट और उसकी रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये 4-5 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कॉस्ट याद रखने का तरीका ऐसा है कि आप समझो क्लास में इंटर हुए, सोने का गेट लगा है, मतलब गोल्ड का गेट है तो महंगा है, रूम में भी याद कर सकते हो अपने। रिस्क, दरवाजा सकरा है, ज्यादा लोग एक साथ नहीं निकल सकते, रिस्क है, टकराने का रिस्क है। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट, अंदर आए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे तो अपने को कहाँ जगह मिलेगी। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, लाइट का बिल फिक्स आएगा, पंखा चलाओगे बिजली का बिल फिक्स आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन, मैं जहाँ पे बैठता हूँ कोई दूसरा ना जाए, अपन पहले पहुंच जाओ ताकि अपना कंट्रोल बना रहे अपनी जगह पे। उसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये कमरे को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है, दैट्स इट। ऐसे ही यदि पॉइंट तुम अपने रूम में एसोसिएट कर लो तो क्लास में बैठोगे, क्लास का माहौल भी तो यही होता है, वहां भी दरवाजे, खिड़कियां, बेंचेस,
पंखे अंखे लाइट वाइट सब कुछ होता है। ऐसे जोड़ लो एक एक पॉइंट को, याद रहेगा, याद आएगा। इधर उधर देखोगे तो, हाँ इधर उधर देखना मतलब ऐसे देखना है ना। चल ठीक है। अब आया हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। यानी डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड डिसीजन ये है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से कितना पार्ट, कितना प्रोपोर्शन अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वो डिविडेंड डिसीजन है। अच्छा, डिविडेंड डिसीजन लेने का तरीका ये होता है कि देखो, यदि प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है ना, यदि वो डिविडेंड बांट देगी तो एक्सपांशन के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। सही है, सही है या गलत है? यदि कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और उसने डिविडेंड के रूप में पूरा बांट दिया, क्या एक्सपांशन के लिए उसको फिर से वही लेना है, कटोरा लेके फिर खड़े हो जाओ, अरे यार वो हमको थोड़ा एक्सपांशन करना है यार, दे दो यार, ऐसा करना पड़ेगा ना। अच्छा, यदि शेयर होल्डर को आप मना लेते हो, शेयर होल्डर भी बेटा है ना घर वाली की तरह होता है, बस उसको ना थोड़ा सा चूरन देकर मनाना पड़ता है। जब भी शेयर होल्डर का एजीएम होता है, साल भर में एक बार शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, इसको एजीएम बोला जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। कोई बोरियत तो नहीं लग रही ना? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है? नहीं है? चलो, तो उस मीटिंग में ये पूछा जाता है कि दादा हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट से डिविडेंड बांटना चाहते हैं, जो रिकमेंडेड रेट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उस रेट को बढ़ा नहीं सकते शेयर होल्डर, कम जरूर कर सकते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हम 20% से डिविडेंड देना चाहते हैं, तो जो शेयर होल्डर होगा मीटिंग में, एजीएम में, वो 20% बढ़ा नहीं सकता, या तो 20% में डन कर देगा या उस रेट को कम कर सकता है। ठीक है, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अब यदि आपने ये मना लिया कि यदि इस साल आप डिविडेंड नहीं लो तो हमारे पास फंड अवेलेबल रहेगा, हमें बाजार से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं, और यदि हम एक्सपांशन करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इतने से बढ़ेगा, इससे इंपैक्ट ये आएगा कि आपके जो शेयर के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। तो बात तो एक ही है, चाहे आज आप पैसा ले लो, चाहे शेयर के प्राइस बढ़वा लो। यदि शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो भी आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो इस तरीके से आप शेयर होल्डर से बात करके, और यदि री इन्वेस्ट करते हो तो पहली चीज आप डेट फ्री कंपनी रहोगे, आपको उधारी लेने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। ठीक है, तो कितना अपने को री इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना हमें बांट देना चाहिए, इस बात का डिसीजन डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। अच्छा, डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम हर चीज के फैक्टर होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, हर चीज के फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसको क्या होगा, उसको पंखे के नीचे बिठाओ। However, it is important to note that good dividend policy will enhance the market value of shares firm. यदि थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड बढ़ती रहती है तो थोड़ा सा मार्केट में वैल्यूएशन उसका बढ़ता है। हालांकि यदि तुम डिविडेंड डिसीजन की जो टेक्निक थी ना, डिविडेंड का मार्केट प्राइस में क्या इम्पैक्ट आता है, तो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने वैल्यूएशन की मेथड दी है, और उनमें से गॉर्डन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने मेथड दी थी जिसका ये कहना है कि चाहे आप डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, कंपनी का मार्केट प्राइस पे, शेयर की मार्केट प्राइस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसे ही वॉल्टर्स मॉडल करके है, यानी वॉल्टर नाम का कोई साइंटिस्ट होगा, उनने भी मेथड दी है और उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। तो ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए, मैंने दो के नाम बताए, ज्यादा मेरे को उंगली करोगे तो फिर सर हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, आप अपने मन से तो बता दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में डिविडेंड कितना बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, इस बात को इफेक्ट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, आपकी अर्निंग कितनी है, सीधी सी बात है, ज्यादा अर्निंग है ज्यादा डिविडेंड बांटो, यार ये जैकेट उतारो यार पंखा चलाने दो। अमाउंट ऑफ हमने भी ठंड लग रही बेटा, ये उतारो है।
ऐसा नहीं कि बनियान में आ जाओ अनिल कपूर हो जाए, बाल कलाकार। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपका जो अर्निंग है ना वो कितने दिन तक स्टेबल रहेगा, यानी फिर ये जो आपकी कमाई है क्या ये कंटिन्यूअस ऐसी होती रहेगी? भाई क्या होता है कभी कम कभी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंटिन्यूअस उसी रेट से डिविडेंड देना है या रेट को चेंज करना है, कितने टाइम तक डिविडेंड देना है, ये सारी चीजें आपके अर्निंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती हैं, आपकी अर्निंग कैसी है इस पर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी कि आप यदि रिटेन्ड अर्निंग करते हो, डिविडेंड कम बांटते हो, री इन्वेस्ट करते हो, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, यदि कंटिन्यूअस कैश फ्लो बना हुआ है, आपके पास सरप्लस कैश है तो आप डिविडेंड दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस क्या है मतलब शेयर होल्डर क्या चाहता है, ज्यादा पैसा मिले, डिविडेंड चाहिए उसको, या री इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी वो प्रॉफिट को ध्यान में देना चाहता है या वेल्थ को ध्यान देना चाहता है। यदि प्रॉफिट ध्यान देना चाहता है उसको डिविडेंड चाहिए, और यदि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहता है री इन्वेस्टमेंट करके शेयर का प्राइस बढ़ाओ। देखो बेटा, कंटिन्यूअस रिटर्न ले रहे हो आप, डिविडेंड लेना चाहते हो, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हो तो शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक। और जितना कंपनी के जब शेयर खरीदे जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना ओनर्स कैपिटल है और कितना डेट है। यदि डेट ज्यादा है कंपनी में तो शेयर होल्डर बचने की कोशिश करता है कि इस कंपनी के शेयर मत खरीदो। क्यों? क्योंकि जो भी कमाएगा ये अपने को डिविडेंड देगा या नहीं देगा, पैसा पूरा ब्याज चुकाने में चला जाएगा, उधारी चुकानी पड़ेगी इसको। अच्छा, डेट फ्री कंपनी है तो उसके शेयर फिर लोग खरीदने की कोशिश करते हैं कि इसको ब्याज तो देना नहीं है, यानी जो कमाएगा वो अपने को ही देगा, डिविडेंड ही देगा अपने को, है ना। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है भाई, देखो क्या होता है, डेट यदि है तो टैक्स में छूट मिलती है, और यदि डिविडेंड बांटना है तो कोई वो नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो इन बातों का भी ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा डिविडेंड देने पे, यदि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन ऐसा आता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं डिविडेंड देने से, तो बांट दो, है ना। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट आइदर, देखो इफ फर्म इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट आइदर बिकॉज इट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लार्ज, देखो आसानी से यदि उसको मिल जाता है फंड की कोई समस्या नहीं आती है, तो फिर वो ये कोशिश करती है कि वो डिविडेंड बांटती रहे पैसे, ताकि उसको बाहर पैसे लेने जाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है, कानूनी तौर पर क्या है, यानी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया यदि आपने तो 7 डेज के अंदर पेमेंट करना कंपलसरी होता है, 7 दिन के अंदर वो अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में डालना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए आपके पास यदि सफिशिएंट फंड हो तो ही डिविडेंड की घोषणा करो, नहीं तो करो ही मत। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर या इंटरेस्ट का पेमेंट का, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। यदि ब्रेक करोगे तो फिर क्या होगा, समस्या ये होगी कि आप पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे, है ना। तो ये हैं टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग का, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है ना, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, स्टॉक मार्केट में क्या ओपिनियन बनता है डिविडेंड देने या ना देने से, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट की आपकी एक्सेस कैसी है, पहुंच कैसी है, लीगल क्या है समस्या, और कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या समस्या है, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया था कि हमको देना ही देना है तो फिर देते रहो। यहाँ से हमारा ये हिस्सा खत्म होता है। टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।